ये कहानी है जबलपुर गांव की, जहां मिट्टी में खुशबू है, हवा में अपनापन और दिलों में संघर्ष की आग। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था माधव। एक साधारण सा इंसान, लेकिन दिल का राजा। माधव की दुनिया थी उसकी पत्नी गौरी, सीधी साधी पर मुस्कुराहट में जादू। लेकिन उस दिन गौरी की तबीयत बहुत खराब थी। माधव बोला, गौरी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब तो इलाज करवाना ही पड़ेगा, पर पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, जमींदार से ही एडवांस में पैसे मांग लेता हूँ। अबे गधे के बच्चे, काम करते 2 दिन भी नहीं हुए और तू एडवांस मांगने चला आया। जा, नहीं दूंगा एक पैसा भी। अपमानित और उदास माधव का चेहरा उतर गया। कंधे झुकाकर, आंखें झुकाकर वो गांव की पगडंडी से वापस लौटने लगा। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। अरे माधव, क्यों मुंह लटकाए हुए हो भाई? माधव ने सारी बात बता दी, पत्नी की बीमारी, जमींदार की बेरुखी और अपने हालात। माधव बोला, मैं क्या करूँ भैया, अब तो समझ नहीं आता। जमींदार ने भी काम से निकाल दिया है। समझ नहीं आ रहा है अब पैसे का इंतजाम कैसे करूँ। ठीक है, तुम्हें पैसे की ही जरूरत है ना? ये लो 2 लाख रुपए। नहीं नहीं भैया, मैं इतना पैसा कैसे चुका पाऊंगा। अब तो जमींदार ने भी काम से निकाल दिया है। मैं गरीब आदमी हूँ। अरे माधव, पैसे की चिंता मत कर। अगर तू चाहे तो मेरे पास एक काम है जो तुम्हारे लायक है। भैया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। अभी ये पैसे ले लो और गौरी का अच्छे से इलाज करवाओ। कल सुबह दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें काम बता दूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। माधव की पत्नी गौरी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब एक नई चिंता ने जन्म लिया, कर्ज की चिंता। सुनते हो जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो बस ये बताइए, वो 2 लाख रुपए कैसे चुकाएंगे? गौरी, तुम पैसे चुकाने की चिंता मत करो, हम वो पैसे नहीं देंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? जिस व्यापारी ने हमारी सबसे बड़ी मुसीबत में मदद की, क्या आप उसी के पैसे नहीं चुकाओगे? ये तो बहुत गलत बात है। गौरी ने लाख समझाया, पर माधव टस से मस नहीं हुआ। उसने साफ इनकार कर दिया कर्ज लौटाने से। गौरी को यह बात भीतर तक चुभ गई। वो चुपचाप उठी और पगडंडी के रास्ते सीधे व्यापारी के पास पहुंच गई। अरे गौरी बहन, अब कैसी तबीयत है? सब ठीक है ना? मैंने तो माधव को काम बताया था, वो अभी तक नहीं आया। सब ठीक है ना? गौरी ने रुककर एक गहरी सांस ली और फिर सच्चाई कह दी, कैसे माधव ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। क्या? ऐसा इंसान तो जमींदारी संभाल सकता है। मैंने उसकी मुसीबत में मदद की, उसे काम भी दिया और वो। खैर गौरी बहन, तुम चिंता मत करो। जरूरी नहीं कि सिर्फ माधव ही कमाए, तुम भी काम कर सकती हो। क्या काम है भैया? ये शक्कर की 4 बोरियां नदी की उस पार वाले दुकान पर पहुंचानी है। भैया, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा वजन उठाने से मना किया है, लेकिन आपका पैसा भी तो चुकाना है। मैं ये काम कर लूंगी। गौरी बहन, पर घबराना मत। तुम्हें खुद नहीं उठानी है, बस गधे पर लाद कर दुकान तक पहुंचानी है। बाकी सब मैं देख लूंगा। गौरी की आंखों में चमक आ गई, एक उम्मीद, एक आत्मनिर्भरता की रोशनी। वो उसी पगडंडी से अपने घर लौटी और अगली सुबह फिर से व्यापारी की दुकान के सामने खड़ी थी। अगले दिन व्यापारी ने गौरी को गधा दे दिया। गौरी ने 4 शक्कर की बोरियां गधे की पीठ पर लादी और दोनों पगडंडी के रास्ते नदी की ओर बढ़ चले। थोड़ी देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच गए। गौरी और गधा अब नदी के बीचों बीच थे। गधा मन में बोलता है, अब मैं अपनी होशियारी दिखाता हूँ। इतना बोझ क्यों उठाऊं? थोड़ी अक्ल लगानी चाहिए। अचानक गधा गिरने का नाटक करने लगा। गौरी बोली, अरे, ये क्या हो गया? गधा तो गिर गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरा पैर फिसल गया, जल्दी आओ मुझे उठाओ। भोली भाली गौरी को गधे की बात सच लगी। वो गधे की मदद करने लगी। गधा थोड़ी देर में उठ खड़ा हुआ, लेकिन नदी के पानी में गिरने की वजह से बोरियों की सारी शक्कर घुल चुकी थी। अब बोरियां हल्की हो चुकी थी। वाह, अब तो रोज ऐसा ही करूँगा। थोड़ी देर पानी में बैठूंगा, वजन खुद ही हल्का हो जाता है। गौरी और गधा पगडंडी के रास्ते से चलते हुए दूसरे व्यापारी की दुकान तक पहुंच गए। दूसरे व्यापारी ने बोला, अरे, ये बोरियां तो हल्की है, इसमें तो शक्कर है ही नहीं। कहाँ गई शक्कर? पास में ही जमींदार खड़ा था। उसे मौका मिल गया ताना कसने का। इसका पति तो काम चोर निकला, अब इसकी बीवी भी शक्कर चोर निकल गई। लगता है
इसने शक्कर चुराई है। गौरी बोली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गधा नदी में गिर गया था, इसलिए शक्कर बह गई। दूसरा व्यापारी बोला। मुझे शक्कर चाहिए था, बोरी नहीं। मैं ये बोरी नहीं ले सकता, इसे वापस ले जाओ। गौरी का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप बोरियां लेकर वापस पगडंडी के रास्ते घर आ गई। क्या हुआ गौरी, इतनी मायूस क्यों हो? गौरी ने सारी बात बता दी। कैसे गधा पानी में बैठ गया, कैसे जमींदार ने ताने मारे और व्यापारी ने बोरी लौटाने को कह दिया। सारी बात सुनकर माधव का दिल भर आया। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, कल से मैं खुद काम करने जाऊंगा। गौरी बोली। लेकिन ये गधा तो पानी में बैठ जाता है जी, इससे तो नुकसान और बढ़ेगा। पहले ही 2 लाख का कर्ज था, अब शक्कर का भी देना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन माधव फिर से पगडंडी के रास्ते व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। व्यापारी बोला। अरे माधव, तुमने तो काम करने से मना कर दिया था। काम नहीं करोगे तो मेरा पैसा कैसे दोगे? मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मैं ही काम करूंगा और आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कल जो नुकसान हुआ था वो भी आपके हिसाब में जोड़ लीजिए। ठीक है माधव, अब देर मत करो, काम शुरू करो। भैया 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। माधव दुकान के अंदर गया और थोड़ी देर बाद 4 भारी बोरियां लेकर आया। बोरियां इतनी बड़ी थी कि गधा देखकर घबरा गया। गधा बोला। हे राम, पहले तो माधव की बीवी थी, छोटी छोटी बोरियां लाती थी। अब ये माधव तो बड़ी बड़ी बोरियां ला रहा है। आज तो पूरा नुकसान कर दूंगा, फिर से नदी में बैठूंगा। माधव और गधा पगडंडी के रास्ते नदी के ओर बढ़ चले। गधा बोला। अरे वाह, ये बोरियां तो हल्की लग रही है, आज तो और मजा आएगा। नदी के बीच पहुंचते ही गधे ने फिर से गिरने का नाटक किया और पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार बोरियों में शक्कर नहीं थी, कपास की रुई भरी थी। जैसे ही रुई पानी में भीगी, उसका वजन कई गुना बढ़ गया। गधा बोला। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। कसम खाता हूँ अब कभी इस नदी में नहीं बैठूंगा। उस दिन के बाद गधे ने कभी चालाकी नहीं की। माधव ने मेहनत से थोड़ा थोड़ा काम किया और आखिरकार व्यापारी के सारे पैसे चुका दिए।